नमस्कार, मैं आदित्य स्वागत स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ईडू फोरम एकेडमी पर। तो अभी तक हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर होगा। 7 चैप्टर हो चुके हैं, ये 8 चैप्टर है यानी लास्ट चैप्टर। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो इसको पढ़ने से पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, संपर्क करना चाह रहे हो, तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं आप यहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये है हमारा टॉपिक, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया ये तो आपको याद ही होगा। अब उसी के आगे का चैप्टर है भारत भी देख लिया। भारत का भौतिक विस्तार और भौतिक में क्या क्या है ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब भारत के जलवायु, वनस्पति और प्राणियों पर भी बात हो जाए। ये जो सीक्वेंस से चल रहे हैं ये एनसीईआरटी में ही है, और ये सीक्वेंस चलने का बेनिफिट ये होता है कि आपको चीज़ें क्रम से जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो याद होती चली जाती है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने पहले क्लास में बात किया था। तो इसमें हमें अब भारत और इसके जलवायु के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात तो ये है कि मौसम के बारे में हम रेगुलर सुनते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, राइट, और देखते रहते हैं। तो मौसम क्या होता है, चले मैं इसे सेट करूं। ठीक है, तो मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले चेंजेस हैं, परिवर्तन है। जैसे कभी मौसम ठंडा हो सकता है, कभी मौसम गर्म हो सकता है, राइट, और कभी आसमान में बादल छा सकते हैं, कभी बारिश हो सकती है। तो ये मौसम है, ठीक है ना। और मौसम को जब हम काफ़ी दिन तक स्टडी करते हैं या इसके बारे में इसको देखते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं एक समय तक, तो इसका औसत जो निकल के आता है उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मौसम और जलवायु में। ठीक है ना, तो अब ये सारी चीज़ें तो वही है कि आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो भारत में ऋतु के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि भारत उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंध में आता है। तो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से जाता है, तो उसके नीचे का क्षेत्र गर्म होगा और कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे और ठंडा होता चला जाता है। तो कश्मीर हमारा सबसे ठंडा प्रदेश होता है, राइट। इसके अलावा मध्य भारत में ठंडा, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसमें होते हैं। तो इनको हम ऋतु बोलते हैं। तो भारत में ऋतुएं टोटल कितने प्रकार की होती हैं? एक होता है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु और शरद ऋतु। अब ये क्यों आते हैं इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने पथ पर जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसके जो स्थान परिवर्तन होता है सूर्य की लंबवत किरणों का, जो मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा तक सीधी चमकती हैं, उसी की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से 4 ऋतुएं होती हैं भारत में। इसमें से शीत ऋतु यानी ठंड का मौसम। तो ठंडा मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, राइट। इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान काफी कम हो जाता है। तो हम उसे बोलते हैं कि अब ठंडी आ गया, राइट, या सर्दी का मौसम आ गया, या शीत ऋतु हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, राइट, और तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिन के समय गर्मी होती है और शुष्क पवन बहती है, और इसे ही लू कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये गर्मी का मौसम यानी शीत ऋतु हो गया। इसके बाद आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हम जलवायु पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे और कहाँ से मानसून आता है और क्यों आता है। लेकिन अभी आप जानिए कि मानसून आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो इस समय पवन जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर आती हैं। और जब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं जब गुजरती हैं तो वहाँ की नमी को सोख लेती हैं, या समुद्र के ऊपर समुद्र का जो पानी है वो वाष्प बन करके कुछ हद तक इन हवा में आ जाता है। तो ये पर्याप्त नमी होता है इनके पास, और जब स्थल पर आती हैं तो ये बरस जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपका गर्मी का मौसम हो गया, सॉरी वर्षा का मौसम हो गया। फिर होता है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस पर भी हमने बात किया था उस टाइम कि शरद ऋतु के समय क्या होता है, राइट।
तो इस समय पवन स्थल भागों से लौट करके, क्योंकि उनके पास नमी कम हो गया और अब जमीन थोड़ी ठंडी हो गई, राइट। तो हवा जो है अब ठंड से गर्म की ओर जाती हैं, तो ये खाली हो जाती तो वापस लौटती हैं मानसून, ये हवाएं। तो जब लौटती हैं तो इन्हें ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। तो लौटता हुआ मानसून दक्षिण भारत के भागों में जाकर के बारिश करता है, राइट। और जब किसी स्थान पर कई सालों में एक मौसम की औसत दशा को देखते हैं तो इसे हम जलवायु कहते हैं, राइट। फिर भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है, राइट, क्योंकि ये जो लंबे समय तक भारत का जो एक विशेषता है जलवायु की, वो वर्षा का है, ठीक है ना। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, और मानसून शब्द अरब भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है मौसम, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है, और भारत में कृषि पर वर्षा का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा किसी जगह की, स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उसकी उच्चावच, उच्चावच यानी ऊंचा और नीचा, ठीक है ना, इन आधारों पर किसी की जलवायु निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। जैसे भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, उसको बोलते हैं मासिनराम, ठीक है ना। एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिल्कुल वर्षा नहीं होता, उसे बोलते हैं हम मरुस्थल। तो मरुस्थलों में बारिश नहीं होता, जबकि मासिनराम में या पूर्वी क्षेत्र में बहुत बारिश होता है। फिर उत्तर का क्षेत्र ठंड है, तो इतना ठंड है कि कई कई जगह तो हम स्विट्जरलैंड तक संज्ञा दे देते हैं। फिर कर्क रेखा के नीचे गर्मी का मौसम रहता है, जैसे दक्षिण में, वहां बराबर गर्मी रहता है। फिर ऐसे क्षेत्र जो तट के किनारे हैं, समुद्री तटों के किनारे, वहां का मौसम मृदु रहता है, यानी ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, समुद्र के प्रभाव से, राइट। इसके बाद से भारत की प्राकृतिक वनस्पति, घास, झाड़ियां, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है ना। तो जलवायु भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 5 प्रकार हैं: उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंग्रोव वन क्या है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, और ये खारे पानी का वन है, राइट। तो खारे पानी में कोई पौधा पनपे और विकसित होती है, बहुत तो बड़ी बात है। तो इस मैंग्रोव वन में एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसे सुंदरी वन कहते हैं, उसी के नाम पे इसका नाम सुंदर वन भी पड़ा है, जो बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा मैंग्रोव वन आपके हमने बोला पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में भी कुछ मैंग्रोव वन है, राइट। चलिए, तो अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो ये वन इतने घने होते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। तो वृक्षों की इसमें, इन वनों में वृक्षों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वन के अलग अलग समय में अपनी, ये वन यानी इन वनों में जो पेड़ हैं वो अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि कोई ना कोई पत्ती रहती है जो सूर्य की किरणों को ढक ले, तो यहां पर वर्ष भर हरापन रहता है, ठीक है ना। अब ये भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये आपको ध्यान रखना है। वही द्वीप समूह जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो कोरल द्वीप से बने हैं, राइट। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी, वो जो पश्चिमी घाट मैंने आपको दिखाया, जो उबड़ खाबड़ जिसे बताया था मैंने, ठीक। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड। ये वृक्ष, इनके पत्तियां बड़ी होती हैं, ये वृक्ष थोड़े ऊंचे होते हैं और काफी घने होते हैं, ठीक है ना। ये इस वन की विशेषता है।
इसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो हमारे देश के ज्यादातर भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय वन से थोड़ा थोड़ा कम घने होते हैं, यहाँ पर कम पेड़ होते हैं, तो ये जब अपनी पत्तियां गिराते हैं तो एक साथ गिरा देते हैं, इसलिए एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा बिना पत्ती विहीन हो जाते हैं ये वन। तो अब जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सीधे जमीन पहुंचने लगती है, राइट। तो इसे पतझड़ वन कहते हैं, ठीक है ना। तो इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं? साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र कुछ भागों में पाए जाते हैं। मतलब ज्यादातर भाग पे यही वन पाए जाते हैं भारत के। आप भी अपने आसपास आपने जरूर इनमें से कोई ना कोई पेड़ देखा हो, या साल, सागौन, पीपल, नीम। नीम तो खैर हर जगह पाया जाता है, शीशम। तो ये आप देख करके समझ सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहते हैं या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में रहते हैं, राइट। उष्णकटिबंधीय का मतलब आपने समझा ना, जो क्षेत्र गर्म हो, उष्ण हो, ठीक है ना, उस क्षेत्र के जो वन है उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी जो हमेशा से जहां हरा भरा बना रहे, ग्रीनरी बना रहे, उसे ही सदाबहार कहेंगे, ठीक। ये पतझड़ हो गए। अब इसके बाद है कटीली झाड़ियां। तो कटीली झाड़ियां ज्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर बारिश कम होता है या जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली पानी कम होने के कारण यहाँ पर पत्ते नहीं होते या पत्ते छोटे होते हैं, इनमें ज्यादातर कांटे होते हैं, ठीक है ना। उन कांटों में से क्या होता है कि ये जैसे बड़े पेड़ होंगे तो वो ज्यादा रोशनी तो ऑब्जर्व करेंगे, साथ में ज्यादा नमी भी ऑब्जर्व करते हैं बड़े पेड़ होने वजह से। अब छोटी अगर कांटे हैं तो वो कम रोशनी तो ले रहे हैं लेकिन साथ में कम वाष्पीकृत हो रहे हैं, वेपराइज्ड हो रहे हैं, और कम नमी की आवश्यकता है, इसलिए ये मरुस्थल या शुष्क क्षेत्रों में भी पनप जाते हैं। तो ये कटीले होते हैं, इसीलिए इन्हें कटीली झाड़ियां कहते हैं। अब इसमें कौन से महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं? तो वो है कैक्टस, खैर, बबुल, कीकर और इन जैसे अन्य होते हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और गुजरात में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे देश में कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी है और पर्वतीय क्षेत्र भी काफी हरा भरा होता है, तो उनको पर्वतीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार इन वनों ऊंचाई के अनुसार इन वनस्पतियों के प्रकार में भिन्नता आती है, ठीक है ना। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच के पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है, यानी ऐसे होता है, राइट, क्योंकि ये थोड़ा कम ऊंचाई पर जा रहा है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं और इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे चीड़, पाइन, देवदार। और इसके हम और ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे नमी कम होती जाती है। बर्फ है लेकिन नमी नहीं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नमी कम होने की वजह से यहाँ के पेड़ भी छोटे छोटे पत्ते होंगे, राइट, कटीले नहीं होंगे, ठीक है ना, लेकिन छोटे होंगे और इनकी शाखाएं नरम होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव वन बताया कि खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये बेसिकली पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है और इसी प्रजाति के नाम पर इसे सुंदर वन कहा जाता है, ठीक। तो ये वन हो गए। अब भाई सब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ने का क्या मोटिव है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी तो थोड़ी बात होनी चाहिए। तो वनों की आवश्यकता हमें क्यों होती है, उसके लिए आप इस फिगर को देखिए। तो हम वनों पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। अगर हम जो भी चीज बनाते हैं वो सारा किसी न किसी पेड़ से ही लिया जाता है, प्रकृति से ही लिया जाता है। जैसे चारा हो गया, घर हो गया, घर बनाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत होती है। वो मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। तो उस गाने में यही है कि बचपन से लेकर के आदमी जब तक मरता है तब तक लकड़ी ही उसके जीवन में रहता है। जैसे आप अभी देखिए मेरे पास जो है ये लकड़ी ही है, आपके आसपास हमेशा लकड़ी ही रहेगा। तो इसलिए वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है? चारा, आश्रय, दवाइयां भी वनों से ही प्राप्त की जाती हैं, ठीक।
फिर ईंधन, खेल का सामान, जो आप कुछ सामान खेलते होंगे, इसके बाद फर्नीचर। फिर इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये मिट्टी को बांध के रखता है पेड़। तो जब बाढ़ आता है तो ये बाढ़ से प्रतिरोधक का भी काम करता है, मिट्टी का अपरदन कम होता है, उसका उपजाऊपन बना रहता है, ठीक है ना। फिर रबड़ हमें वनों से ही प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी वनों से प्राप्त होता है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है, राइट। अगर सारे वन्य जीव ना हो या नष्ट हो जाएं या उनके पास वन न रहे, केवल आपके घर में आके बैठ जाए, तो आप कैसे, क्या स्थिति होगी फिर, ठीक है ना। फिर गोंद और लाख वनों से ही प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लाख देख रहे हैं आप, देखने में कितना छोटा वर्ड है, राइट, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ पौधों से नहीं लिया जाता, उसमें एक ऑप्शन था लाख। तो लाख का बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना था। मैं कहता हूं कि सबसे बेसिक है जो क्लास 6 में है, और आपने इसका भी नाम नहीं सुना, इसको कई लोगों ने गलत किया था, और ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया था, क्लास 6 में है आपके, मैं दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। चलिए, फिर फल हमें यहीं से प्राप्त होता है, शहद यहीं से प्राप्त होता है, मतलब पूरा आपका ऑक्सीजन, पूरा जीवन आपका वनों पर ही डिपेंड है। तो ये हो गया कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, राइट। अब ये वन है तो वन में प्राणी भी रहते हैं, तो इन्हें हम वन्य प्राणी कहते हैं। अब वन्य प्राणियों में ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, और वन्य इन जीवों के निवास का स्थान होता है, ठीक है ना। तो वनों में जंतुओं की बहुत बड़ी प्रजाति रहती है, और बहुत बड़ी संख्या में, जैसे सांप जिन्हें सरीसृप बोलते हैं, उभयचर, पक्षियां, स्तनधारी, कीट, और कृमि यानी केचुए, ठीक है ना, इन टाइप के जीवों का निवास स्थान होता है। और इसमें भी बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये देश के कई भागों में पाया जाता है, जैसे गुजरात के गिर वन में एशियाई सिरों का निवास है, ठीक है। और हाथी, एक सींग वाला गैंडा, ये असम के जंगलों में हमें घूमते हुए दिख जाएंगे, राइट। इसके अलावा हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। फिर ऊंट, और ऊंट आपका रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलता है, और एक होता है जंगली गधा, ये कच्छ के रण में मिलता है, ठीक। कच्छ कहाँ है? गुजरात, सबसे आपका पश्चिमी छोर। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल और ये जैसे अन्य भी हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है, राइट। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और भारत में पक्षी कौन कौन से होते हैं? तो तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख, इटीसी। और इनके लिए कई बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान बनाए गए हैं, जो पक्षियों का उनको प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, राइट। अब इनमें क्या होता है, इन उद्यानों को इसलिए बनाया गया है ताकि जो शिकारी होते हैं, विभिन्न तरह के पक्षियों के, जानवरों के शिकार करते हैं, इनसे इनको बचाया जा सके। अब इनको बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग सोचते रहिए, ठीक है ना। हम तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप लोग भी अपने आसपास जो भी देखते हैं उसको सोचिए। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कोबरा और करैत प्रमुख है, और जो सबसे जहरीला सांपों में से एक होता है कोबरा, राइट, वो आप ही के यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब ये जहरीला है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोबरा यूजलेस है, कोबरा भी आपके बायोडायवर्सिटी का एक पार्ट है, राइट, और ये वनों का पार्ट है। अगर कोबरा सारे मर जाएंगे तो उससे ये पूरी जो श्रृंखला है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें हर जानवर को, हर पक्षी, हर प्राणी को सुरक्षित बनाना है, राइट। इसीलिए हमने उद्यान बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाघ वन्य अभ्यारण्य, राइट। इस तरीके की चीजें डेवलप की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी वही बातें हैं। अब ये एक पेपर है, कटिंग देखिए आप लोग इसको। लीगल पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व विल सेंटर वाइल्ड लाइफ लवर्स फाइनली किस एंड मेकअप। तो इस तरीके से घटनाएं भी आपके रोजमर्रा के जीवन में आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में। तो इन सब पर भी आप नज़र बनाए रखें, भले ही आप 6th क्लास में हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा, एक बात और है, प्रवासी पक्षी, मतलब वो जो मैंने आपको पक्षियाँ बताए वो तो भारत के ही हैं, कुछ पक्षी बाहर से भी आते हैं, खासकर से साइबेरिया से। तो कुछ पक्षी जैसे पिंटेल,
बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, अस्प्रे, लिटिल स्टंट, ये लोग प्रत्येक सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और इसमें सबसे छोटी लिटिल स्टंट, इसका वजन लगभग 15 ग्राम का होता है। ये आर्कटिक से आती है। अब सोचिए कि आर्कटिक कितना दूर है। तो वो सर्दियों में हमारे यहाँ क्यों आती है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है तो उत्तरी गोलार्ध बहुत ज्यादा पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो पहले से और ज्यादा ठंडा हो गया। तो वहां के जो जीव हैं या पक्षी हैं वो वहां से प्रवास करके ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां थोड़ा कम ठंडा हो। तो इस समय भारत उसके मुकाबले कम ठंडा होता है, ध्रुवों के मुकाबले। ठीक है, ठंडी हालांकि यहाँ भी होती है। और फिर ये मार्च अप्रैल तक चले भी जाते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद आपके यहाँ बहुत गर्मी शुरू हो जाती है, तो ये इतना गर्मी भी नहीं झेल पाते। ठीक है, तो जिसका वजन 15 ग्राम का है वो 800 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है आपके देश में। और ऐसा एक पक्षी है स्टार्क, ये एक प्रवासी पक्षी है। ठीक है ना। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।